हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने एफसीएफएस शेड्यूलिंग और एसजेएफ शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। एफसीएफएस से हमारा मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और सेकंड वाला हमने पढ़ा था उस वीडियो में एसजेएफ यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो आज की वीडियो में हम इसके फर्दर 2 पार्ट्स को कवर करेंगे, जो कि है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। आरआर से हमारा मतलब है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा इस वीडियो में वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में, जिसमें जो पहले आया उसे पहले सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती थी। फिर हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो जॉब छोटी है, यानी कि जो प्रोसेस छोटा है उसे पहले सीपीयू एलोकेट करवा दिया जाता था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसे पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इस एल्गोरिदम को समझेंगे, जैसा हमने पहले समझा था। ठीक है, तो ए प्रायोरिटी इज असाइंड विद ईच प्रोसेस एंड द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये कहने का मतलब है कि एक प्रायोरिटी असाइन करवा दी जाती है हर प्रोसेस के साथ, और सीपीयू को बिल्कुल उसी तरीके से एलोकेट करवाया जाएगा प्रोसेस जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। मतलब जो प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ होगा उसे पहले सीपीयू एलोकेट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि हमारे प्रोसेस हैं और दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन्हें एफसीएफएस ऑर्डर से आप शेड्यूल करवाओगे, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर दो प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो उनमें से जो पहले प्रोसेस हमारे सिस्टम में आया होगा उसे पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उसे पहले सीपीयू एलोकेट करवाया जाएगा। तो प्रायोरिटीज़ कैन बी डिफाइंड आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। अब ये जो प्रायोरिटीज़ होती है ये इंटरनली भी आपको असाइन करवाई जा सकती हैं और एक्सटर्नली भी असाइन करवाई जा सकती हैं। इंटरनली अगर असाइन है प्रायोरिटीज़, तो उससे हमारा मतलब होता है कि जैसे आपने एक टाइम लिमिट दे दी, कि जैसे हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में पढ़ा था कि जिस प्रोसेस को कम टाइम लग रहा है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रायोरिटी सेट कर दी ना आपने टाइम लिमिट के साथ। या फिर मेमोरी रिक्वायरमेंट की एक प्रायोरिटी सेट कर दी कि कौन सा प्रोसेस कम मेमोरी ले रहा है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर नंबर ऑफ ओपन फाइल्स कितनी है, यानी कि आपने कितनी फाइल्स को ओपन किया हुआ है, एक टाइम पे एक प्रोसेस को कितनी फाइल्स चाहिए, उस हिसाब से भी आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। ये सब बातें तो थी कि इंटरनली आप किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को कैसे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सटर्नली बात की जाए तो एक्सटर्नली में कौन आ जाता है? हमारा यूज़र आ जाता है। तो एक्सटर्नली अगर आप प्रायोरिटी की सेट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या होगा। एक्सटर्नली डिफाइंड प्रायोरिटीज़ आर सेट बाय द क्राइटेरिया दैट आर एक्सटर्नल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जिस पे कंट्रोल नहीं होता है उस पर किसका कंट्रोल होता है? यूज़र का। यानी कि यूज़र ने आपको कह दिया कि मेरे लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको आप एग्जीक्यूट करवाइए। या फिर टाइप ऑफ प्रोसेस बता दिया कि मेरा ये वाला प्रोसेस जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, टाइप बता दी ना किसी प्रोसेस की। तो उस तरीके से जब एक्सटर्नली डिफाइन किया जाता है किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल से बाहर होता है, वो यूज़र सेट करता है। और इंटरनली में आप टाइम लिमिट्स, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ओपन फाइल्स के हिसाब से देख सकते हो कि क्या चीज़ आप किसकी रिक्वायरमेंट किस टाइम पे कम पड़ रही है, उसे पहले एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, तो जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमें कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस यहाँ दिए हुए हैं और हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ अब प्रायोरिटी भी हमें पता है कि एक प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, हमें अब ये भी डिफाइन करवाया हुआ है।
तो प्रायोरिटीज़ भी हमें दे रखी हैं। उसके अलावा वेटिंग टाइम का कॉलम आपको पता है हम कैसे फिल करते थे। सबसे पहले हम इस तरीके का एक चार्ट सा बना लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले किस प्रोसेस की प्रायोरिटी है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे हमारा कौन सा प्रोसेस पड़ा है, प्रोसेस 2। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस 2, जिसका वेटिंग टाइम कितना रहेगा, 0, क्योंकि प्रोसेस 2 से पहले कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो यानी कि इस प्रोसेस को किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ा। अब देखिए इस प्रोसेस ने, जब प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन करी तो उसका बर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमारा प्रोसेस एक एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू का कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसे बर्स्ट टाइम बोला जाता है। तो प्रोसेस 2 ने कितना टाइम कंज्यूम किया, 1 मिली सेकेंड्स का। तो प्रोसेस 2 ख़त्म होते होते तक उसने कितना टाइम ले लिया, 1 मिली सेकेंड्स का। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है, प्रोसेस 5 की। तो हमने प्रोसेस 5 को एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन देखिए प्रोसेस 5 के लिए जो वेटिंग टाइम है वो क्या रहेगा यहाँ पे, 1, क्योंकि उसे प्रोसेस 2 के ख़त्म होने का वेट करना पड़ा। तो आप प्रोसेस 2 के कॉलम के वेटिंग टाइम में 0 लिख सकते हो क्योंकि ये सबसे पहले आया था। लेकिन प्रोसेस 5 जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसे प्रोसेस 2 के ख़त्म होने का वेट करना पड़ा। तो प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम 1 था तो उसे 1 मिली सेकेंड्स तक वेट करना पड़ा, इसलिए उसके वेटिंग टाइम में यहाँ पे क्या चला जाएगा, 1। एज इट इज़ हम थर्ड प्रायोरिटी देखेंगे कि किस प्रोसेस की है। तो थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा प्रोसेस 1 पड़ा है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा वो होगा प्रोसेस 1। तो उसे भी हम टेबल में लिख लेंगे। अब प्रोसेस 1 के लिए 1 को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, देखिए 1 तो प्रोसेस 2 ने ले लिया और 5 मिली सेकेंड्स का टाइम प्रोसेस 5 ने ले लिया। तो टोटल टाइम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 6 मिली सेकेंड्स का। यानी कि प्रोसेस 1 को कितना वेट करना पड़ा, 6 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने जब प्रायोरिटी लिस्ट चेक करी तो हमने देखा कि फोर्थ प्रायोरिटी पे हमारे पास प्रोसेस 3 पड़ा है। तो हमने प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करना शुरू करवाया, लेकिन प्रोसेस 3 को कितना वेट करना पड़ेगा। अब प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम था 10, तो यानी कि पहले से 6 मिली सेकेंड्स हमारे पास पड़े थे, उसके बाद 10 मिली सेकेंड्स और आ गए। तो टोटल कितना टाइम हो गया प्रोसेस 1 के ख़त्म होने तक, टाइम कहाँ तक पहुँच गया, 16 मिली सेकेंड्स तक। तो प्रोसेस 3 को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ पे 16 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ा। तो यानी कि प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम क्या चला जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 मिली सेकेंड्स लिख देंगे हम। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी पे हमारे पास क्या पड़ा है, फिफ्थ प्रायोरिटी पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे, प्रोसेस 4। तो प्रोसेस 4 के लिए देखिए प्रोसेस 4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 1, ठीक है। तो प्रोसेस 3 ने कितना टाइम लिया था, पहले तो ये चेक कीजिए। प्रोसेस 3 ने 2 मिली सेकेंड्स का टाइम लिया था, यानी कि 16 तक तो प्रोसेस 3 को टाइम मिला। उसके बाद प्रोसेस 3 खुद एग्जीक्यूट हुआ तो उसे 2 मिली सेकेंड्स और लग गए। तो टोटल टाइम यहाँ तक आते आते कितना हो गया, 18 मिली सेकेंड्स का। यानी कि प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 18 मिली सेकेंड्स का। तो हमने P4 के आगे क्या लिख दिया, 18, ठीक है। और प्रोसेस 4 को कितना टाइम लगना था, 1 मिली सेकेंड्स का। यानी कि प्रोसेस 4 के ख़त्म होने तक कितना टाइम हो जाएगा हमारा वेटिंग टाइम, 19, ठीक है। अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकाली जाए तो आपको एवरेज निकालनी आती है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं हम उन सबको टोटल कर लेते हैं और डिवाइड में कर लेते हैं कितने नंबर थे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये सारे वेटिंग टाइम दिए हुए थे तो हमने इन सब का टोटल किया और टोटल प्रोसेस हमारे पास नंबर में कितने थे, 5। तो जब हमने इन सबको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 41/5 किया तो हमारा आंसर आया 8.2 मिली सेकेंड्स। यानी कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में जो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमें वो टाइम थोड़ा और कम पड़ गया क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी सेट हो गई कि इस प्रायोरिटी पे ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए प्रोसेस ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है इसकी भी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे इसमें अगर बाय चांस ऐसा प्रोसेस आ जाए, जैसे ये प्रोसेस 1 आ गया, इसकी 3rd नंबर पे प्रायोरिटी थी, इसको 10 मिली सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम लगना था, यानी कि इसको एग्जीक्यूट होने में 10 मिली सेकेंड्स लगने थे। जबकि जो प्रोसेस 4th प्रायोरिटी पे पड़ा था उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स का था और उससे भी बाद में जो पड़ा था उसका बर्स्ट टाइम 1 मिली सेकेंड्स का था। ये छोटे छोटे प्रोसेस जो थे इनको एक बड़े प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ गया क्योंकि प्रायोरिटीज़ इस तरीके से सेट थी। यानी कि इस मेथड में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई, टाइम कुछ ना कुछ और ज़्यादा बच सकता था हमारा अगर हम पहले जो छोटे प्रोसेस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवा देते तो,
ठीक है। तो इस प्रोसेस की, इस प्रॉब्लम की वजह से ही हमारे पास कौन सा मेथड आया, राउंड रॉबिन मेथड, जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग का फोर्थ मेथड है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की जो हमारी सीरीज चली है, इसमें हमने सबसे पहले एफसीएफएस के बारे में पढ़ा, फिर हमने एसजेएफ मेथड के बारे में पढ़ा, देन अभी हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, जो कि हमारी आज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है। तो आपने हमारी जो टाइम शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस देखी होंगी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें हमने आपको टाइम के बारे में, टाइम लिमिट्स के बारे में बताया था। तो जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है हमारा, वो पूरा का पूरा टाइम लिमिट्स पे बेस्ड होता है। तो चलिए अब उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी, ताकि आपको एग्जांपल समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेसेस आर डिस्पैच्ड FIFO से हमारा मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे एक प्रोसेस आया और आपने उसे एग्जीक्यूट करवाया, यानी कि फर्स्ट इन, जो पहले आया उसे पहले एग्जीक्यूशन दी जाएगी, प्रोसेसर पहले एलोकेट करवाया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन लगा दी गई, अगर यही मेथड चलाना था तो FCFS मेथड भी तो वही था, लेकिन आपने इस मेथड के अंदर एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगाई कि आपको जो सीपीयू का टाइम मिलेगा वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। मतलब जो प्रोसेसर है वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। उस टाइम लिमिट को आप टाइम स्लाइस या फिर क्वांटम भी बोल सकते हो, जैसा कि हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है। तो इफ़ ए प्रोसेस डज नॉट कंप्लीट बिफोर इट्स सीपीयू टाइम एक्सपायर्स, मतलब अगर एक प्रोसेस वहाँ उतने तक काम ना कंप्लीट नहीं कर पाया जितना उसे टाइम दिया गया था, तो सीपीयू इज़ प्रीम्प्टिव। प्रीम्प्टिव का मतलब होता है कि सीपीयू आपसे ले लिया जाएगा, उस प्रोसेस से सीपीयू ले लिया जाएगा एंड एलोकेट टू द नेक्स्ट वेटिंग प्रोसेस, और फिर सीपीयू किसे एलोकेट करवा दिया जाएगा, नेक्स्ट वेटिंग प्रोसेस को एलोकेट करवा दिया जाएगा। The preemptive process is then placed at the back of the ready queue। कहने का मतलब कि ये कि जो प्रोसेस आपसे लिया गया है, मतलब जिसकी एग्जीक्यूशन आपकी रोकी गई है टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद, उस प्रोसेस को कहाँ पे एलोकेट करवा दिया जाएगा, कहाँ पे प्लेस करवा दिया जाएगा, रेडी क्यू के बैक एंड पे। मतलब जो आपकी रेडी क्यू है, रेडी क्यू वो होती है जिसमें प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्रोसेसर का वेट कर रहे होते हैं। तो उस वाली क्यू के अंदर आपके उस प्रोसेस को सबसे लास्ट में डलवा दिया जाएगा। आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका फटाफट से एक एग्जाम्पल। तो देखिए, ध्यान से इसका एक एग्जाम्पल देखिए, क्या कह रखा है उसने कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस पड़े हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, जिनका बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है। यानी कि प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम हमें 4 मिली सेकेंड्स दिया है, प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम हमें 3 मिली सेकेंड्स दिया है, और प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम हमें 5 मिली सेकेंड्स का दिया हुआ है। ठीक है। तो जो हमारी रेडी क्यू होती है, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में आपको रेडी क्यू बना के दिखाई थी, जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ रहे थे तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि रेडी क्यू क्या होती है, कैसे बनती है। आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो देखिए, क्यू किस तरीके से होती है कि आपके तीनों प्रोसेसेस यहाँ पड़े हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आएंगे उसी ऑर्डर में आपको उन प्रोसेसेस को लिखना है। यानी कि प्रोसेस 1 पहले आया तो उसे पहले लिखा गया होगा, फिर प्रोसेस 2, देन प्रोसेस 3। अब टाइम स्लाइस, क्योंकि हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट दे दी जाती है। तो उस टाइम लिमिट को हम टाइम स्लाइस भी बोल सकते हैं या क्वांटम भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो टाइम स्लाइस यहाँ पे हमने कितनी दी, 2 मिली सेकेंड्स, यानी कि हर प्रोसेस को कितनी देर के लिए प्रोसेसर दिया जाएगा, 2 मिली सेकेंड्स तक। अगर वो उसमें अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसका काम उस टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं होता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, रेडी क्यू के बैक में चला जाएगा हमारा प्रोसेस। तो देखते हैं इसको कैसे किया हमने। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोसेस 1 पड़ा था, तो प्रोसेस 1 जो था वो हमारे इस चार्ट के अंदर चला गया।
शुरू में प्रोसेस वन को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। तो प्रोसेस वन को जब बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा तो उसका वेटिंग टाइम 0 है। और उसको कितने प्रोसेस वन को कितना टाइम चाहिए था, कितना बर्स्ट टाइम था उसका, 4 मिली सेकेंड्स का। जबकि मिलने कितने थे उसे सीपीयू के, सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स। तो जब उसे सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स मिलने थे तो यहाँ तक ख़त्म होने तक 2 मिली सेकेंड्स का ही टाइम लेगा वो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने स्टेप 2 पे। अब देखिए, जैसे प्रोसेस वन से सीपीयू प्रीम्प्ट करवाया गया तो वो अब कहाँ जाएगा, रेडी क्यू की बैक एंड पे चला जाएगा। और प्रोसेस 2 जो है वो हमारा जो है रनिंग क्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अब स्टेप 2 में क्या हुआ। तो देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, प्रोसेस 2 तो हमारी क्यू में चला गया और जो रनिंग क्यू थी, लेकिन ये हमारी रेडी क्यू पड़ी है। इसके अंदर अब क्या पड़ा है, प्रोसेस 3 तो पहले से ही पड़ा था और प्रोसेस 1 उसके पीछे चला गया। टाइम स्लाइस आपको 2 मिली सेकेंड्स की ही मिली हुई है और प्रोसेस 2 का आपको पता है कि बर्स्ट टाइम कितना था, 3 मिली सेकेंड्स का। तो प्रोसेस 2 जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसे पहले तो 2 मिली सेकेंड्स तक वेट करना पड़ा। अब 2 से 4 तक का ही तो चलेगा ना। ठीक है, 2 से 4, क्योंकि 2 मिली सेकेंड्स तक का ही बर्स्ट टाइम आपको प्रोसेसर एलोकेट करवाया जाएगा। लेकिन प्रोसेस 2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना था, प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम जो था वो 3 मिली सेकेंड्स का था। ठीक है, प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड्स का था। लेकिन जो टाइम स्लाइस थी आपको, वो टाइम स्लाइस कितनी देर के लिए मिली है, 2 मिली सेकेंड्स के लिए मिली है। तो 2 मिली सेकेंड्स तो कवर करेगा ही वो। ठीक है, अभी लेकिन फिर भी प्रोसेस 2 का एक तो रह गया ना, 1 होना रह गया, क्योंकि टोटल 3 मिली सेकेंड्स थे, जबकि 2 मिली सेकेंड्स तक का तो वो एग्जीक्यूट करवा चुका है। लेकिन अभी भी उसका 1 मिली सेकेंड्स तक का काम तो रह गया है। तो उसकी वजह से उस प्रोसेस 2 को कहाँ जाना पड़ेगा, क्यू के बैक एंड पे दोबारा से जाना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में क्या हुआ कि प्रोसेस 1 तो पहले से ही पड़ा है, क्योंकि अब प्रोसेस 3 की बारी है, वो तो जाके रनिंग क्यू में चला गया। लेकिन अब रेडी क्यू में क्या पड़ा होगा, प्रोसेस 1 पड़ा होगा और प्रोसेस 2 भी आ गया अब तो उसके पीछे। ठीक है, और टाइम स्लाइस अभी भी 2 मिली सेकेंड्स की ही है। तो देखिए अब क्या हुआ कि प्रोसेस 1 का 0 वेटिंग टाइम था, प्रोसेस 2 का 2 मिली सेकेंड्स था। ऐसे ही प्रोसेस 3 का कितना वेटिंग टाइम था, 4 मिली सेकेंड्स। अब ये भी 2 मिली सेकेंड्स तक ही चलेगा, यानी कि 4 से 6 मिली सेकेंड्स तक ही ये कंप्लीट होगा। राइट, ठीक है। तो अब प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम था हमारे पास, प्रोसेस 3 का जो बर्स्ट टाइम था वो था 5 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, तो प्रोसेस 3 का कितना बर्स्ट टाइम था, 5 मिली सेकेंड्स का। जबकि टाइम स्लाइस कितना मिल रहा है आपको, टाइम स्लाइस मिल रहा है आपको 2 मिली सेकेंड्स का। तो अब यहाँ पे सिर्फ 4 से 6 तक ही कंप्लीट हुआ। अब भी प्रोसेस 3 का कितना काम रह गया, 2 मिली सेकेंड से कंप्लीट हो पाया ना, यानी कि 3 मिली सेकेंड्स अभी भी रह गए उसके। 3 मिली सेकेंड्स जो रह गए हैं उसकी वजह से प्रोसेस 3 भी दोबारा से कहाँ जाएगी, हमारी क्यू के अंदर चली जाएगी। और प्रोसेस 2 भी हमारा लास्ट में पड़ा था। अब जो पहले प्रोसेस पड़ा था, यानी कि ये जो प्रोसेस 1 था, ये हमारा रनिंग क्यू में गया होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होने चला गया। तो 0 से 2 हमारे प्रोसेस 1 की थी, एज इट इज़ प्रोसेस 2 का 2 से 4 तक चला, प्रोसेस 3 का 4 से 6 तक चला। और प्रोसेस 1 का, अब प्रोसेस 1 को फिर से 2 मिली सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। प्रोसेस 1 4 बर्स्ट टाइम था ना, 2 पहले कवर कर चुका है, 2 अब कवर कर लेगा। प्रोसेस 1 का सारा काम खत्म हो गया है। अब प्रोसेस 1 का सारा काम खत्म हो गया तो ये दोबारा से तो रेडी क्यू के अंदर नहीं जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि ये कंप्लीट कर चुका है अपना सारा काम। अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या पड़ा था, स्टार्टिंग प्रोसेस सॉरी क्या पड़ा था, प्रोसेस 2। तो ये भी अब चला गया होगा हमारी रनिंग क्यू में। तो बचा क्या है अब हमारी रेडी क्यू के अंदर, प्रोसेस 3। तो आइए देखिए रेडी क्यू के अंदर अब हमारा कौन सा प्रोसेस बच गया, प्रोसेस 3 बच गया। और ये सेम एज इट इज़ आपने चार्ट बनाना है। अब प्रोसेस 2 के लिए आपको पता है कि प्रोसेस 2 का सिर्फ 1 मिली सेकेंड्स का काम ही रह गया था। हमने पढ़ा था ना कि प्रोसेस 2 जो था उसके 3 मिली सेकेंड्स थे टोटल। ठीक है, जिसमें से वो पहली बार में वो कितना कंप्लीट कर चुका था, पहली बार में वो 2 मिली सेकेंड्स कंप्लीट कर चुका था। अब सिर्फ 1 मिली सेकेंड का काम रह गया था। तो यहाँ से 8 से 9 तक चलेगा प्रोसेस 2, 1 मिली सेकेंड्स तक कंप्लीट करने के लिए। अब प्रोसेस 2 का भी काम खत्म हो गया। अब हमारी जो क्यू है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस 3 रह गया था। अब वो भी किस में चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हमारी क्यू बिल्कुल खाली हो चुकी है क्योंकि सिर्फ प्रोसेस 3 रह गया था जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लास्ट हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब प्रोसेस 2 ने भी अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली। अब प्रोसेस 3 के पास टोटल बर्स्ट टाइम 5 मिली सेकेंड्स का था, जिसमें वो पहली बार में 2 मिली सेकेंड्स अपने कवर कर चुका है। अब उसके बाद कितना रह गया, 3 मिली सेकेंड्स का काम। यानी कि प्रोसेस 3 पहली बार जो 2 मिली सेकेंड कवर करेगा वो 9 से 11 तक के होंगे। उसके बाद अभी भी उसका कितना रह जाएगा, यहाँ से एक बार और कर चुका है वो 2 मिली सेकेंड्स का। अब कितना रह गया, उसके बाद टोटल 1 मिली सेकेंड का काम रह गया। तो प्रोसेस 3 फिर से एक बार दोबारा चलेगा और 1 मिली सेकेंड के लिए ही चलेगा। अब देखिए इसमें स्टेप 7 क्या होगा कि अब हम इसमें एवरेज वेटिंग टाइम काउंट करेंगे। तो ये वेटिंग टाइम अब इसमें कैसे निकलेगा, थोड़ा सा अलग मेथड है इसके वेटिंग टाइम का बाकी मेथड से। देखिए जैसे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 का शुरू में वेटिंग टाइम कितना था, 0 था, मतलब बिल्कुल खाली था। लेकिन जब पहली बार वो एग्जीक्यूट हुआ तब तो ठीक है 0 वेटिंग टाइम था, लेकिन जब दोबारा उसकी टर्न आई तब उसकी टर्न पे कितने मिली सेकेंड्स का टाइम हो चुका था, 6 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, जिसमें से 2 मिली सेकेंड्स तो उसके अपने खुद के थे, तो बचे हुए मिली सेकेंड्स का उसने वेट किया। यानी कि 2 मिली सेकेंड्स तक का तो आप काउंट करोगे नहीं क्योंकि वो तो उसका अपना ही प्रोसेस था। तो अब उसने कितना टाइम वेट किया, 2 मिली सेकेंड यहाँ वेट किया, 2 मिली सेकेंड्स यहाँ पे वेट किया, तो टोटल 4 मिली सेकेंड्स उसने वेट किया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो यानी कि टोटल एवरेज वेटिंग टाइम जो था प्रोसेस 1 का वो कितना था, 4 मिली सेकेंड्स का। ऐसे ही आप प्रोसेस 2 का काउंट करोगे। देखिए जब प्रोसेस 2 सबसे पहले आया तो उसे 2 मिली सेकेंड्स तक का वेट करना पड़ा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। प्लस उसके बाद प्रोसेस 2 की जो वेटिंग टाइम थी वो 8 थी। देखिए 2 से 4 तक का तो उसका अपना ही टाइम था, है ना। यानी कि यहाँ तक का टाइम तो वैसे ही खत्म हो गया। तो अब आप देखिए 8 में से आपने 4 माइनस करना है। जैसे आपने यहाँ पे 6 में से इस 2 को माइनस किया था, एज इट इज प्रोसेस 2 का जो पहला स्लॉट था वो खत्म होने तक 4 मिली सेकेंड्स तक का टाइम हो चुका था। तो अब प्रोसेस 2 का जो नया वेटिंग टाइम है उसमें से आप प्रीवियस वेटिंग टाइम को माइनस कर दीजिए। तो देखिए आपका 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो वो यहाँ पे आपने उसमें ऐड करके लिख दिया। तो टोटल वेटिंग टाइम जो था प्रोसेस 2 का वो कितना हो गया, 6 मिली सेकेंड का। एज इट इज़ आप P3 का वेटिंग टाइम चेक करेंगे तो सबसे पहले जब उसको प्रोसेसर मिला तो वो 4 मिली सेकेंड्स तक का टाइम था, वो तो आप एज इट इज़ लिख दोगे जैसे आपने पहले किया। लेकिन जब दोबारा P3 की बारी आई तब 9 मिली सेकेंड्स तक का टाइम हो गया था। अब आप यहाँ से भी चेक करोगे कि P3 को ख़त्म होते तक कितना टाइम हो चुका था, 6 मिली सेकेंड्स तक का, और वो यहाँ पे अब कितना टाइम लेके बैठा है, 9। तो आप इस 9 में से इस प्रीवियस वाले जो टाइम है उसको माइनस करोगे जैसे आपने P2 के केस में किया। तो 9 माइनस 6 करने पे आपको 3 मिला। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वेटिंग टाइम आएगा इसका वो 3 आएगा, यानी कि टोटल वेटिंग टाइम फॉर P3 इज 7। ऐसे ही इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है उसको निकालने का सेम वही मेथड है जैसे आपने पहले वाली मेथड्स में किया है। तो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम निकला जो आपका, वो आपने इन तीनों प्रोसेसेस को ऐड किया, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड किया, तो आपका जो टाइम आया वो 5.66 मिली सेकेंड्स आया। अब यहाँ आप देखिए कि ये बिल्कुल पहले प्रोसेस जैसा ही था, पहले मेथड जैसा ही था, FCFS जैसा ही, लेकिन टाइम डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। मतलब राउंड रोबिन में आपको बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि इसमें आपने एक फिक्स टाइम स्लॉट दे दिया। और जो आपके आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल इसी मेथड पे ही बेस्ड है। आई होप आपको ये 4 मेथड्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।